So, good morning, class. How are you all? Let's start from where we stop. Yesterday we learnt about the sex determination. कि भाई जब एक ह्यूमन बीइंग्स में न्यू बेबी डेवलप्ड होता है तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए, ये तो हमें पता है, एक फीमेल एक मेल। फीमेल में क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, 23 पेयर्स होती है। मेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होती है। लेकिन लेडीज़ में जो 23rd पेयर होती है वो पेयर्ड वाली होती है। उसमें दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो बोलते हैं ना, वो XX फैक्टर वाले होते हैं। जबकि मेल में 2 फैक्टर होते हैं, वो अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, X और Y होते हैं। ओके, अब देखो, मेल में XY, फीमेल में XX। ओके, अब जब न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें 22 पेयर्स तो दोनों की कॉमन होती है ना। तो वो तो DNA जो कॉपी करेगा वो कर लेगा। अभी 23rd पेयर जो होती है उसकी, है ना, वो कॉपी करने में क्या होगा, इसका X और इसका X, तो दोनों XX, ठीक है। इसका X और इसका भी X, राइट। फिर इसका Y और इसका X, तो YX या XY कुछ भी बोल सकते हो आप। अगेन इसका Y और इसका X, तो अगेन XY बोल सकते हो या YX बोल सकते हो, राइट। सो हियर व्हाट वी आर गेटिंग इज 2 बार हमको XX मिलता है, राइट, हियर, दूसरा हियर, तीसरा हमको मिलता है XY, ठीक है, XY, वन इज़ हियर एंड अनदर इज़ हियर। सो 50% चांसेस आर कि जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो गर्ल होगी, और दूसरा 50% चांसेस ये होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होगी वो लड़का होगा, ठीक है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मदर के पास तो दोनों क्रोमोसोम सेम है, XX, राइट, और मेल में क्या है, X और Y, है ना। तो मदर जब भी देगी तो X ही डोनेट करेगी, जबकि फादर जो है वो X डोनेट कर सकता है या तो Y डोनेट कर सकता है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल, ये टोटली डिपेंड करता है कि फादर जो है वो क्या डोनेट करता है, उनके जीन्स क्या डोनेट करते हैं, X फैक्टर वाले या Y फैक्टर वाले, है ना। सो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द मेल फादर कि न्यूबॉर्न बेबी जो होगा वो बॉय होगा या गर्ल। ये कल हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड इलस्ट्रेशन, जो इस बार आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कैंसल्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे जाते हैं, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, राइट। अभी एक्वायर्ड क्या होता है और इनहेरिटेड क्या होता है। एक्वायर्ड मतलब जैसे आपके घर में कोई स्मोक नहीं करता है, सिगरेट नहीं पीता है, राइट, तो ऑब्वियसली आप भी स्मोक नहीं करोगे घर में, राइट। अभी जब आप बड़े हो गए, बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने लगे, राइट, तो आपका कोई फ्रेंड है जो स्मोक करता है, तो वो आपको प्रभावित कर सकता है। अरे स्मोकिंग से कुछ नहीं होता है, स्टाइल होती है, ये होता है, तो आप उससे प्रभावित हो जाके आप भी सिगरेट पीना शुरू कर देते हो, राइट। तो ये क्या हो गया, एक्वायर्ड हो गया, राइट। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो होती है वो खून में नहीं आती है हमारे, राइट, जीन्स में नहीं आता कि फादर स्मोकिंग कर रहे हैं तो बेटा भी स्मोकिंग करेगा। जस्ट एग्जांपल के लिए सिखा रहा हूँ कि एक्वायर्ड क्या होता है।
ओके। अभी इनहेरिटेड ये होता है कि जो जीन्स में फादर में है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा ही होगा, राइट, दैट इज नॉन एज इनहेरिटेड। तो एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स में ये फर्क होता है, राइट। वी डिस्कस द आइडिया दैट द germ cells of sexually reproducing populations are made in specialized reproductive tissue। तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो होते हैं, राइट, उसी के अंदर जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन होगी, आर मेड इन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू। इफ द वेट ऑफ द बीटल इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, then that will not change the DNA of the germ cells। अदर जस्ट ऐसा है कि फादर या मदर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उनको खाना जो है, राइट, वो इतना नहीं मिला था, राइट। तो बच्चा जब पैदा होगा तब हो सकता है वो अंडरवेट हो, लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा ऐसा नहीं हो सकता है। वो बच्चा वेट गेन कर भी सकता है ना। सो दैट विल नॉट चेंज द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स। तो उसका डीएनए वो चेंज नहीं हो जाएगा। Therefore, low weight is not a trait that can be inherited by the progeny of a starving beetle. Therefore, even if some generations of beetle are low in weight because of starvation, that is not an example of evolution। कि भाई कुछ जनरेशन्स को अच्छे से खाना नहीं मिला या अच्छे से खाना नहीं खाया, तो आगे जितनी भी जनरेशन्स होगी वो सब ऐसी ही होगी, राइट। Therefore, even if some generations of beetles are low in weight because of starvation, that is not an example of evolution, since the changes is not inherited over generations। Change in non-reproductive tissue cannot be passed on to the DNA of the germ self। तो जो DNA में ट्रेड्स होंगे रिप्रोडक्टिव टिश्यू में जो होंगे वो कॉपी होंगे, और नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में जो भी होंगे वो कॉपी नहीं होंगे, पास्ड ऑन नहीं होंगे न्यू जनरेशन में। Therefore, the experience of an individual during lifetime cannot be passed on to its progeny and cannot direct the evolution। For example, कि किसी के पापा जो हैं वो साहसिक है, मतलब बड़ी हाइट पे बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। कभी कभी उल्टा भी होता है कि फादर जो है वो डरपोक होते हैं, हाइट से डर लगती है उनको, और बेटा जो होता है वो उसको हाइट से डर नहीं लगता है। तो वो कोई इवोल्यूशन नहीं है। नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में जो भी है वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू में नहीं है, तो वो पास डाउन हो जाएगा। ओके, कंसिडर अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल कैन नॉट पास ऑन टू इट्स प्रोजेनी द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ टाइम। इफ़ वी ब्रीड ए ग्रुप ऑफ माइस, जो एक एग्जाम्पल है कि हमने चूहों का कुछ 4-5 चूहे पाले हैं, ऑल देयर प्रोजेनी विल हैव टेल्स, क्योंकि चूहों की पूँछ होती है तो सबकी पूँछ होगी, राइट। अभी एक्सीडेंटली या सर्जरी से आपने चूहों की पूँछ काट डाली, अब जो इस चूहे की पूँछ नहीं है उसके जो बच्चे होंगे वो सब पूँछ बगैर के होंगे, ऐसा तो नहीं है, राइट। भले ही माँ या बाप की पूँछ नहीं है, कट गई है, लेकिन उनके जो बच्चे होंगे उसकी तो पूँछ होगी। नाउ इफ द टेल्स ऑफ दिस माइस आर रिमूव्ड बाय सर्जरी इन ईच जनरेशन, डू दिस टेललेस माइस हैव टेललेस प्रोजेनी। तो जिसकी पूँछ नहीं थी उसका बच्चा होगा वो भी पूँछ बगैर का होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। द आंसर इज नो, and it makes sense because removal of the tail cannot change the genes of the germ cells of the mice। तो पूँछ हट जाना कोई रिप्रोडक्टिव टिश्यू में चेंज नहीं आ रहा है, राइट, जिसकी वजह से न्यू बोर्न बेबी जो है वो भी पूँछ बगैर की होगी। चार्ल्स डार्विन जो है वॉज वॉयज, वो
समुंदर के ऊपर वॉयज के लिए निकला था। ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड। द 5 ईयर वॉयज, वो 5 साल तक ऐसे ही घूमता रहा, to South America and the island of its coast. The studies that he conducted during this voyage were to change forever the way he looked at the variety of life on earth. उसने जहाँ जहाँ घूम घूम के देखा तो उसकी सोच पूरी बदल गई कि वैरायटी ऑफ अर्थ के ऊपर कितनी सारी लाइफ्स होती हैं, जैसे अमेरिकन, इंडियन, चाइनीज़ है ना अपने। इंटरेस्टिंगली after he got back to England, वो जब वापस आ गया इंग्लैंड में, he never left its shores again, फिर वो कभी गया नहीं शेयर करने समुंदर। he stayed at home, घर पे ही रहा, and conducted various experiments that led him to formulate his hypothesis that evolution took place due to natural selection। अभी उसकी थियरी ये थी, राइट, कि खाने के लिए गर्दन लंबी करते गए, तो जैसे मैंने आगे एग्जांपल में दिया था ना कि शेर है, कुत्ता है, राइट, उसने अपनी गर्दन यूँ लंबी करता गया खाने के लिए, क्योंकि खाना ऊपर था उनकी हाइट से, वो छलांग लगा लगा के खा रहे थे, इसलिए उसकी गर्दन बड़ी हो गई। जैसे कि गधा है, घोड़ा है, ऊँट है, बकरी है, फिर कुछ और ऊंचाई तक खींची गई गर्दन उनकी, राइट, तो जैसे जिराफ है, कैमल है, उनके जैसी लंबी लंबी हो गई। तो अगर ऐसा होता, तो अगर सोच लो कि जिराफ और वो भी और अपनी गर्दन लंबी करते, तो उनकी गर्दन और कितनी लंबी हो सकती थी। ये इसका फॉर्मूलेशन था नेचुरल सिलेक्शन का, कि उसने ये भी सोचा था कि इंसान जो है उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बंदर जैसा ही है, बस फ़र्क है तो इसमें कि बंदर जो है वो 4 पैर से चलता है और इंसान 2 पैर से चलता है। बंदर की पूँछ होती है, इंसान की पूँछ नहीं होती है। तो उसका ये मानना था कि जब बंदर उछल उछल के चलने के कोशिश कर रहे थे, तब उनकी पूँछ ज़मीन से घिसती रही और धीरे 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 पूरी पूँछ घिस गई। और जब वो 2 पैर से चलने की कोशिश कर रहा था, बंदर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तो उसी बंदर में से हम इंसान जैसा शेप बन गया। तो कहने वो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी बता रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो हर बंदर जो है वो इंसान बन सकता था, तो हर बंदर क्यों नहीं बनता, और पहले ही क्यों बने, अब क्यों नहीं बन रहे हैं, राइट। तो उसकी जो थियरी थी वो लिमिटेड थी, इवोल्यूशन की उसकी जो थॉट थी वो। He did not know the mechanism whereby variations arose in the species. Species में वेरिएशन कहाँ से आते हैं ये वो नहीं पता लगा पाया था। He would have did not know of he would have been enlightened by Mendel's experiment। और मेंडल्स जो था वो पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, है ना, कि राउंड बीज लिए थे और येलो कलर के लिए थे, एक रिंकल्ड लिए थे और शॉर्ट हाइट के लिए थे, है ना। फिर उनका प्रोजेनी करवाया, तो फिर जब उसको पता चला कि 75% जो है वो टॉल होते हैं, 25% जो होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं। फिर सेम उसका दूसरी तरह के थे कि राउंड और येलो एंड व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो फिर उसने क्रॉस करवाया और फिर नई जनरेशन जो आई तो पता चला कि व्रिंकल्ड भी येलो हो सकती है, व्रिंकल्ड भी ग्रीन हो सकती है, राउंड भी ग्रीन हो सकते हैं और राउंड भी येलो हो सकते हैं, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट उसके जो थे मेंडल और डार्विन, वो दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, बट दिस टू जेंटलमैन डिड नॉट नो ऑफ ईच अदर। एक दूसरे को मिले भी नहीं, जाने भी नहीं, और वो लोग जो काम कर रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि तब शायद व्हाट्सअप ने वो नहीं था। अगर होता तो वो व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे डालते तो सबको समझ में आ जाता कि इसकी ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना। वी ऑफन एसोसिएटेड डार्विन सॉलली विद द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की जो थियरी है वो हम सिर्फ डार्विन ने ही बताई थी, उसके ऊपर मानने लगते हैं, बट ही वॉज नॉट अकम्प्लिश्ड नेचुरलिस्ट। वो एक नेचुरलिस्ट था, नेचर को स्टडी करके जो भी उसका रिवील हो रहा था वो बता रहा। ही वॉज एन अकम्प्लिश्ड नेचुरलिस्ट
and one of the studies he conducted was to do with the role of earthworms in soil fertility. तो ये उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, राइट. This is the reason why the ideas of hereditary and genetics that we have discussed earlier are so essential for understanding evolution. तो इवोल्यूशन किस तरह से होता है वो हमारे जेनेटिक्स में होता है, वो कॉपी होके वो पास डाउन होके जाता है. Even Charles Darwin, who came up with the idea of evolution of species by natural selection in the 19th century, could not work out the mechanism. तो उसको भी वो मैकेनिज़्म नहीं पता चला था कि किसकी वजह से ये आ रहा है. उसने बोला कोई नेचुरल सिलेक्शन है, लंबी गर्दन करते गए खाने के लिए तो उनकी गर्दन लंबी हो गई, है ना. It is an ironic that he could have done so if he had seen the significance of the experiments his Austrian contemporary Gregor Mendel was doing. But then Mendel too did not notice Darwin's work as relevant to his work. Right. नेक्स्ट टॉपिक है स्पीशिएशन, राइट. और ये स्पीशिएशन भी आपको एग्ज़ाम में इस बार नहीं पूछा जाएगा, राइट. सो कैंसल दिस टॉपिक इज़ कैंसल्ड फॉर दिस ईयर. यू नीड नॉट स्टडी. इसके बाद आता है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन. व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्व यानी कि, राइट. जैसे हम लोग दो गैस को या मेटल और एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होता है, मतलब उत्पन्न होता है ना, उत्पत्ति. एंड क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने कर दिया कि ये पेड़ पौधे खाने के हैं, ये पेड़ पौधे सिर्फ शोभा के होते हैं, है ना. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो खाने में काम आते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो शेडो देने में काम आते हैं, कुछ सिर्फ डेकोरेशन में ही काम आते हैं. तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है, राइट. सो इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन. बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स वी कैन work out the evolutionary relationship of the species we see around us. It is a sort of going backward in time. We can do this by identifying hierarchies of characteristics between species. In order to understand this process, let us think back to our discussion on the classification of organisms in class 9. Similarities among organisms will allow us to group them and then study the group. For this, which characteristics decide more fundamental differences among organisms, and which one decide less basic differences? What is meant by characteristics anyway? Characteristics are details of appearance or behavior. In other words, a particular form or a particular function. That we have 4 limbs is thus a characteristics. That plants can do photosynthesis is also a characteristics. Some basic characteristics will be shared by most organisms. The cell is the basic unit of life in all the organism. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी शुरुआत होती है तो एक छोटे से सेल से शुरुआत होती है, फिर वो सेल्स बढ़ते जाते हैं, फिर वो सेल क्लासीफाई होते जाते हैं, और फिर वो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में डेवलप होते हैं, और फिर सिस्टम्स में, और फिर पूरी बॉडी. The characteristics in the next level of classification would be shared by the most but not all the organisms. A basic characteristics of a cell design that differs among different organisms is whether the cell has a nucleus. Bacterial cells do not, while the cells of most other organisms do.
Among organisms with nucleated cells, which ones are unicellular and which ones are multicellular? अभी देखो वैरायटी हमारे आजू बाजू दिखती है, तो क्यों दिखती है कि कौन से सेल के अंदर न्यूक्लियस है और कौन से सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, वो सिंगल सेल है या so some will be nucleated, some will be non-nucleated cells. That property marks a very basic difference in the body design. Because of specialization of the cell types and tissues, among multicellular organisms, whether they can undertake photosynthesis or not, will provide the next level of classification. Among the multicellular organisms that cannot do photosynthesis, whether the skeleton is inside the body or around the body, will mark another fundamental design difference. We can see that even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developing that allows us to make the classification groups. अभी देखो, जब हम लोग स्कूल का, फ्रेंड्स का या कोई ग्रुप बनाते हैं, राइट, तो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि भाई ये होशियार है, राइट, तो मैं इसके साथ रहती हूँ तो मेरे को पढ़ाई में फ़ायदा होगा। फिर ये डांस अच्छा करती है तो मैं इसके साथ रहती हूँ तो मेरे को डांस में इंटरेस्ट है, तो हम डांस भी अच्छा कर लेंगे। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है ना। तो एक्सपोजर तो आप सबको मिलता है एक जितना ही, कि भाई डांस करने की परमिशन भी है, स्टडीज़ अच्छे से करने की परमिशन है ना, स्पोर्ट्स करने की अच्छे है, कंप्यूटर करने की अच्छे से है, राइट। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो डांस में जाते हैं, कोई कंप्यूटर में जाते हैं, कोई खेल कूद में जाते हैं और कोई सिर्फ बैठे देखते रहते हैं ऑडियंस बन के। तो सभी ज़रूरी है हमारे लिए। अगर सभी लोग स्टेज पे डांस करने लग गए तो देखेगा कौन, राइट। तो हमारे अंदर जो ये वेरिएशंस आता जाता है, राइट, और वो एक हायरार्की बनती जाती है, क्लासिफिकेशन बनता जाता है, राइट। The more characteristics two species will have in common, the more closely they are related. अभी जैसे हमने बोला ना कि बंदर और इंसान पूरे एक जैसे ही है ना, डायग्राम बना के देखो तो खाली उसकी पूंछ लंबी दिखती है, बाकी फेस देखो तो सेम हमारे जैसा ही होता है उसका, राइट। बाल भी होते हैं लेकिन उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, हमारे ऐसे नहीं होते हैं, राइट। होते हैं तो थोड़ा बहुत, राइट। सो सिमिलैरिटीज़ में देखोगे तो बंदर इंसान जैसा ही दिखेगा तुम्हें सिवाय उसकी पूंछ के, और कुछ बंदर ऐसे होते हैं जिसकी पूंछ नहीं भी होती है, राइट। तो आपको पूरे का पूरा इंसान जैसा उसका आउटवर्ड अपीयरेंस दिखेगा। जैसे बिल्ली है, बिल्ली को क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं ना। बिल्ली बिल्ली मौसी क्यों बोलते हैं बिल्ली को, क्योंकि वो टाइगर जैसी दिखती है पूरी की पूरी। बिल्ली वाघनी मासी गुजराती में कहा जाता है। तो टाइगर के जैसे ही वो चलती है, उसकी पूंछ भी होती है, उसकी स्किन के ऊपर भी उसका ब्लैक, डार्क और ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, है ना। फेस भी उसके जैसा ही होता है, कान भी ठीक उसी पोजीशन, लेकिन एकदम शॉर्ट होती है, छोटी साइज़ की होती है। अगर आप बॉर्नवीटा पिला 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 के उसको इतना हेल्दी कर दो कि बिल्ली भी वाघ जैसी लगने लगे, तो है ना। तो ये क्लासिफिकेशन करने में आता है प्लांट्स में भी कि भाई ये कोई स्पीसीज है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो इसको प्लांट्स में डाल दो, एनिमल्स में डाल दो। ये कर सकता है तो ये प्लांट किंगडम में आता है। फोटोसिंथेसिस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की, राइट। तो उस तरह से अलग 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 हम क्लासीफाई कर सकते हैं। And the more closely they are related, the more recently they will have had a common ancestor. तो हम क्या बोल सकते हैं कि बिल्ली के बाप दादा जो थे
और टाइगर के बाप दादा थे वो सेम ही थे। जैसे गिलहरी, गिलहरी क्या बोलते हैं उसको आप, गरोड़ी, उसको चलने का ने उसका फेस ने सब देखोगे ना तो आपको मगर के जैसी लगेगी। तो गरोड़ी को अगर आप बॉर्नवीटा पिला 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 के, प्रोटीन पाउडर खिला खिला के इतना लंबा कर सकते हो कि वो मगर बन जाए है ना। तो ये एक सिर्फ सोच है कि इनका आउटवर्ड अपीयरेंस जो है वो सेम है, राइट, दूसरे जानवर से, बस साइज में फ़र्क है, राइट। तो इन दोनों का एक कॉमन कोई बाप दादा देखे तो इनका कोई ना कोई एक कॉमन निकलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये एक क्वेश्चन है। An example will help. A brother and a sister are closely related. They have common ancestors in the first generation before them, namely their parents. A girl and her first cousin are also related, but less than the girl and her brother. This is because cousins have common ancestor, their grandparents, in the second generation before them, not in the first one. We can now appreciate that classification of species is in fact a reflection of their evolutionary relationship. अब देखो मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आप हैं और आपका भाई है या आपकी बहन है, राइट, उसका कॉमन एंसेस्टर्स आपके मम्मी डैडी हो गए, राइट। फिर आपकी कज़िन है, कोई मासी की लड़की है या काका का लड़का है या लड़की है ना। तो कज़िन में और आप में क्या फ़र्क है कि आपके पेरेंट्स अलग हैं, उसके पेरेंट्स अलग है, लेकिन दादा की बात करें, राइट, तो तुम दोनों आपके कज़िन के और आपके दादा जो हैं वो सेम एंसेस्टर हैं, है ना। We can thus build up small groups of species with recent common ancestors, then supergroups of these groups with more distant common ancestors, and so on. In theory, we can keep going backward like this until we come to the notion of a single species at the very beginning of the evolutionary time. अभी देखो एक गाना है, आप ऐसा होगा तो मैं लिंक, और वो गाना भी मैं आपको इसी वीडियो के साथ भेज दूंगा, है ना। फैट बॉय स्लिम करके एक सिंगर है, मतलब म्यूजिशियन है, उसने एक गाना बनाया था। वो आप गाना देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लाइफ जो है वो सिर्फ समझने के लिए है, हाँ, वो हकीकत नहीं है वैसे, राइट। वो गाना है, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके साथ ही, तो आपको समझने में काम आएगा। वो गाने में ऐसा है कि एक सिंगल केमिकल जैसा, है ना, ड्रॉप जैसा पानी में जो था, फिर धीरे 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 उसकी पूँछ निकलती गई, वो पानी में तैरता गया और एक जानवर जैसा बन गया। फिर वो जानवर ज़मीन के ऊपर आया, राइट, और ऐसे ऐसे चलने लगा। फिर आगे पेड़ आया तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, राइट, और पेड़ के ऊपर चलते चढ़ते वो बंदर जैसा हो गया। फिर बंदर भाग रहा था, राइट, तो तेज़ पवन ने आने लगे तो उसकी जैसे बोलते हैं ना पूँछ ने वो सब निकल गए, लंबे लंबे बाल थे वो सब निकल गए। फिर दाढ़ी मूँछ ही रह गई थी ने ऐसा, तो थोड़ा और आगे गया तो वो दाढ़ी मूँछ भी निकल गई और जीन्स टी शर्ट में आ गया और एकदम मॉडर्न मैन जैसा बन गया। तो वो सब इवोल्यूशंस आपको दिखा रहा है, वो गाना मैं भेज दूँगा आपको अभी इसी के साथ में, कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ जो है वो डेवलप्ड होती गई है ना। वो आप सीन देखोगे ना तो पहले पानी में तैर रहा था, फिर ज़मीन के ऊपर रेंग रहा था, फिर पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, फिर जंप मारना सीखा, दौड़ना सीखा, राइट। तो वो सब इवोल्यूशन के स्टेजेस है समझने के लिए अब, राइट। तो ये हम लोग स्पीशीएशन और क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, अभी जैसे हमने बोला कि बहुत जनरेशन्स पीछे की बात करें, है ना, तो मान लो जैसे अभी बोला कि आप कोई सगे भाई बहन होते तो उसके कॉमन एंसेस्टर आपके फादर हुए या मदर हुई, आपके कज़िन है, राइट, उसके पापा जो हैं, राइट, तो आपका कॉमन एंसेस्टर आपके दादा हुए।
अभी सोच लो, दादा जो हैं अपने दादा, और उसका भी तो कोई भाई होगा ना, तो उसकी भी एक पूरी ग्रुप, फैमिली ग्रुप बनेगी, उसके भी दो बेटे या बेटियां, अलग अलग ग्रुप बनेगा, तो वो भी आपके कज़िन ही हुए। लेकिन उसका कॉमन एंसेस्टर आपका कौन निकलेगा? आपके परदादा, के आपके परदादा भी वही हैं जो आपके कज़िन के परदादा हैं, राइट। तो ऐसे बैक 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 जाने का, वहाँ तक पहुँचने का है कि जहाँ हमारा कॉमन एंसेस्टर एक ही निकलता हो। ये समझने के लिए है। नॉन लिविंग मटेरियल मस्ट हैव गिवन राइज टू लाइफ। क्या कहते हैं? इफ दैट इज द केस, देन एट सम पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, नॉन लिविंग मटेरियल मस्ट हैव गिवन राइज टू लाइफ। तो सोचो, दुनिया के ऊपर सबसे पहला इंसान क्या आया होगा, या लाइफ पृथ्वी के ऊपर बनी होगी तो कैसे बनी होगी? अगर देख लो, अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपकी अपनी स्कूल जो है ना, आज अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसको क्या दिखता है कि हाँ, ये स्कूल तो नर्सरी के लेके स्टैंडर्ड 10 तक है, राइट। लेकिन जब स्कूल शुरू हुई थी अपनी, तब कितने बच्चे थे, राइट। स्टैंडर्ड भी कहाँ तक थे? तो अपने स्टैंडर्ड नर्सरी से लेके 5th तक ही थे, है ना। फिर 6, 7, 8 हुए थे, फिर स्टैंडर्ड 9 आया, फिर स्टैंडर्ड 10 आया, 11 आएगा, राइट। तो धीरे 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 चेंजेस आते गए अपने अंदर, है ना। तो शुरुआत कैसे हुई थी स्कूल की, है ना। यहाँ पर सीनियर केजी, पहले तो यहाँ पर सीनियर केजी हुआ करता था, अभी भले यहाँ पर स्मार्ट क्लास है, या ऐसे हम बोल सकते हैं ना, पहले यहाँ पर ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो इवोल्यूशन चेंज आ गया। या तो आपके गली मोहल्ले में भी, आपके गांव में भी ऐसा समझ लो, कोई आपका रिलेटिव है जो बड़ा छोटा था बचपन में, तब वो आपके साथ आपके मोहल्ले में रहता था, राइट। और वो फिर बाहर विदेश चला जाता है ना, 15-20 साल वहीं रहता है, या 40-50 साल वहीं रहता है, राइट। जब वो गया था, राइट, तब उसके दिमाग में वो जो देख के गया था सीन पूरा उसको याद होता है ना, जहाँ वो खेला था। फिर 20-25 या 40 साल बाद जब वो वापस अपने गांव में आता है, राइट, या अपने घर आता है, तो देखता है कि वहाँ तो पूरा चेंज हो गया है। पहले तो कच्ची सड़क भी नहीं थी हमारे घर के पास, अब तो यहाँ पर फ्लाईओवर हो गया है, इतनी वो चेंजेस आ गई है। पहले यहाँ पर तो नदी तालाब खुले पड़े रहते थे, अब तो वो सब गायब हो गए। यहाँ पर तो बड़ी बिल्डिंग, सिनेमा हॉल ने वो हो गए। तो ग्रेजुअली चेंजेस आते गए, वो उसने नहीं देखा है ना। तो कोई धीरे धीरे अगर बोले कि हाँ, अब तुम्हारे गांव में ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, तब वो पूरा हम लोग बैकवर्ड जाते हैं, पता चलता है कि हाँ, इससे पहले तो ये हुआ था, इससे पहले ये, इससे पहले ये, इससे पहले वो, अब ये ओरिजिनल हमारा गांव था। या अपने फोटोग्राफ भी देख लो आप कि कैसे चेंजेस आते हैं आपके अंदर, है ना। बचपन का सीनियर केजी का फ़ोटो देखो, और आज 10th स्टैंडर्ड का फ़ोटो देखो, 5th में आप कैसे लगते थे, 7th में कैसे लगते थे, 2nd में कैसे लगते थे, तो आपको वो सब चेंजेस पता लगेंगे। एवरी ईयर के फ़ोटो देखते जाओगे ना, तो राइट देर। तो माना ये गया है कि जब हम बैकवर्ड बैकवर्ड जाते हैं तो नॉन लिविंग मटेरियल में से लाइफ उत्पन्न हुई है, ये ऐसे माना जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ अर्थ, नॉन लिविंग मटेरियल मस्ट हैव गिवन राइज to the life. There are many theories about how this might have happened, and it would be interesting to come up with the theories of our own. तो सोचने बैठो कि पृथ्वी के ऊपर पहला आदमी कौन होगा, और वो जब होगा तब पृथ्वी कैसी बनी होगी, राइट। और पहले पृथ्वी के ऊपर जानवर आए थे, या इंसान आए थे, या दोनों एक साथ आए थे? लोगों के पास इसके कोई बेसिक प्रूफ नहीं है, सबकी अलग अलग थियरी है। कैसे डार्विन की एक थियरी है, मेंडल की एक थियरी है ना। केमिस्ट्री में भी हम जाते हैं तो कैसा है, अलग अलग केमिकल्स को एसिड मानते थे, कोई मेटल मानते थे, राइट। वो सब धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया तो पता लगती गई। तो पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था, अब हम लोग सोचने लगते हैं कि भाई, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला आदमी अगर आया होगा तो वो कैसा होगा? गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, पूँछ वाला होगा कि नहीं,
राइट। क्योंकि आपको पता है कि स्टेजिस वाइज देखने जाओ कि अभी हाल की बात करें हम लोग, है ना, 40-50 साल की, तो जब तक विदेश से लोग आए नहीं थे, ब्रिटिशर हमारे यहाँ पर आए नहीं थे, तब हम लोग क्या पहनते थे कपड़े में? ज़्यादातर तो धोती, है ना, चाहे वो छोटा लड़का भी हो या बड़ा आदमी हो या बुढ़ा हो, सब धोती पहनते थे। क्यों? क्योंकि पैंट शर्ट क्या होता है हमें पता ही नहीं था जब तक ब्रिटिश लोग आए नहीं इंडिया में, राइट। और कपड़ा भी एक ही होता था हमारे पास, तो कॉटन या सिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल। फिर अलग अलग किस्म के रिसर्च करते गए हैं कॉटन, और ज़्यादातर कपड़े भी वाइट ही हुआ करते थे अपने यहाँ तो, क्योंकि कपास तो वाइट ही होता है। फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई कपड़े, वाइट कपड़े को हम रंग भी सकते हैं अलग अलग रंगों में, फिर अलग अलग रंग के कपड़े आने लगे, राइट। फिर धोती अलग अलग रंग की आने लगी, फिर धोती में से भी पैंट बन गई, पैंट में शर्ट बन गया, टी शर्ट आ गया, शॉर्ट्स आ गए, अभी देखो कैसे कैसे कपड़े आते हैं, सब वेराइटी वाले। तो एंसेस्टर्स की बात करें तो सिर्फ दो चीज पहनते थे, और उससे पीछे जाएं तो पत्ते बांधते थे जंगली आदमी लोग तो, है ना, पेड़ पौधे के, क्योंकि कपड़े क्या होते हैं उनको यही मिलता था। ठंड तो उनको तब भी लगती होगी जब जैकेट्स ने वो नहीं थे, तो क्या करते थे कि मरे हुए जानवर होते थे उनका चमड़ा ओढ़ लेते थे या बांध लेते थे, है ना। सो दिस इज़ हाउ स्पेशिएशन और इवोल्यूशन हुआ लाइफ का हमारा। तो बैकवर्ड जब बैक में जाओगे तब पता चलेगा कि ओरिजिन कैसे हुआ तब। तो आज भी आपको विचार आएगा, है ना, कि पृथ्वी के ऊपर पहला आदमी होगा वो कौन होगा, कितने आदमी आए होंगे। तो फर्स्ट का अभी देखो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके घर में दही है ना, वो क्वेश्चन नहीं है कि आज आप छाछ पी रहे हो, तो वो छाछ किस में से बनी? दही में से। वो दही किस में से बना? दूध में से, राइट। तो दूध के अंदर जब एक चम्मच जितना दही या छाछ डाला, तब वो नेक्स्ट डे को हमको काम आता है दही के रूप में। अगर दूध में हम दही नहीं डालेंगे तो दूध ही रहेगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम दही कहाँ से आया होगा? जैसे वो क्वेश्चन है नहीं, पहले अंडा आया था या मुर्गी आई थी, है ना, उसी तरह फर्स्ट टाइम कहाँ से आया होगा। तो ये सबकी अलग अलग थियरी है सोचने की, और वो थियरी हम लोग कोई बिलीव करता है, कोई नहीं करता है, राइट। अभी मोस्ट रिसेंटली आपकी मैं बात करूँ तो सुशांत एक्टर जो है, राइट, वो उसकी डेथ हो गई। तो कोई बोलते थे कि इसका मर्डर हुआ है, और कोई बोलते थे उसने सुसाइड किया है। तो सुसाइड जितने लोग मानते थे वो लोग अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, देखो ये इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इसने सुसाइड किया है। और कुछ लोग अपने अपने पॉइंट्स दिखा रहे हैं इसके हिसाब से कि नहीं ये सुसाइड नहीं था, ये तो मर्डर था। तो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, लोगों को पता ही नहीं है। तो जो जिस साइड बिलीव करता है वो उसको सच मानने लगता है। तो हम भी अगर सोचने लगे कि पृथ्वी के ऊपर फर्स्ट लाइफ क्या थी, कौन था, राइट, सबसे पहले कौन सा वो होता था, तो इसका आंसर हमारे पास पर्टिकुलरली नहीं है, राइट। ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम ट्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या कैसे हुआ था, राइट। ये हम टॉपिक कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।